और महज इतना ही नहीं, अगर अब तक अमित शाह के नाना के इन सियासी कारनामों को सुनते सुनते थकने लगे हों तो 2 घड़ी के लिए अपनी सियासी जहन को जागृत कर लीजिएगा, क्योंकि शायद अब आपके सामने हिंदुस्तान की सियासत का वो सच आने जा रहा है जिस सच का ना आपको आज तक इल्हाम रहा होगा, ना आपने कभी जिंदगी में तसव्वुर ही किया होगा। बरस 1975 की जेपी की क्रांति, जेपी के आंदोलन, इंदिरा के खिलाफ देश भर के नेताओं की घेरेबंदी, इन तमाम वाकयातों को आपने आज के पहले हजारों दफा सुना होगा, मगर क्या आप ये जानते हैं कि जेपी का वो आंदोलन कभी होता ही ना, जेपी इंदिरा के खिलाफ लड़ ही ना पाते अगर अमित शाह के नाना वहां मौजूद ना होते। अगर अमित शाह के नाना ने उस दिन क्यों वाजपेयी, जो अजात शत्रु कहे जाते हैं, वो अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे अमित शाह के नाना को, और ये शत्रुता निभाने की खातिर वाजपेयी ने जो किया था वो तो आपके होश उड़ा देगा और शायद अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत पर एक सवालिया निशान भी लगा सकता है। अब क्या किया था और क्यों वाजपेयी अमित शाह के नाना को अपना दुश्मन नंबर 1 समझते थे, आइए अब उस ओर आगे बढ़ते हैं। वो पहला दिन था जब उस नन्हे से 10 बरस के बच्चे ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से शाम को सब्जी बेची थी। बहुत मुश्किल हुई थी उसे ऐसा करने में, मगर इत्मीनान भी था कि इन मुश्किलातों के बाद जो पैसे मिलेंगे, इन पैसों से वो अपनी स्कूल की फीस भर सकता है और इससे अपनी पढ़ाई कर सकता है। और बस स्कूल में पढ़ाई करने के लिए उस 10 बरस के बच्चे ने रोजाना सब्जी बेचने के दौरान आने वाली दर्जनों मुश्किलातों को अपनी आदत बना लिया। हर शाम सब्जी बेचता और सुबह स्कूल पढ़ने जाता। एक दिन की बात है, उसके स्कूल के एक मास्टर जी शाम के वक्त सब्जी लेने उसी बाजार की ओर निकल पड़े और तकदीर ने उनके कदमों को इसी बच्चे की सब्जी की दुकान के सामने लाकर थाम दिया। मास्टर जी ने सामने अपने ही विद्यार्थी को, वो भी इतने नन्हे, यूं सब्जी बेचता देखा तो आंखों से अश्क छलक आए। मुस्कुराते हुए उस बच्चे को पास बुलाया और उससे उसके घर परिवार का सारा हाल जाना, और फिर उससे उस दिन सब्जी नहीं खरीदी, बस सर पे हाथ फिराकर बोले, कल शाम मेरे घर आना, कुछ बात करनी है तुमसे। और जब वो बच्चा अगली शाम मास्टर जी के घर पहुंचा तो मास्टर जी ने उसके हाथों में कागज का एक बड़ा सा फार्रा थमा दिया। ये घनश्याम दास बिरला संस्थान का छात्रवृत्ति फॉर्म था। मास्टर जी ने इस बच्चे को समझाया, ये फॉर्म भर दो और परीक्षा पास कर लो। अगर एक दफा ये परीक्षा पास कर ली तो तुम्हारी सारी पढ़ाई मुफ्त। जाहिराना तौर से ये उस बच्चे के लिए बहुत बड़ा मौका था। जान लगा दी उस बच्चे ने उस परीक्षा को पास करने के लिए, और वो परीक्षा महज पास ही नहीं की बल्कि इतने अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की कि उस बच्चे का दाखिला स्वयं घनश्याम दास बिरला के अपने इंस्टीट्यूट और स्कूल यानी बिट्स के पिलानी वाले स्कूल में कर लिया गया। और इसके बाद वो बच्चा पिलानी में बिरला के स्कूल में पढ़ाई करने लगा। और वहाँ भी उस बच्चे की मेहनत और मेधा की महक ने जल्द ही समूचे विद्यालय प्रांगण को अपनी महक से महका दिया। वो भी इस कदर कि जब घड़ी इस बच्चे की बिरला के इस स्कूल को पास आउट करने की आई तो स्वयं घनश्याम दास बिरला ने इस बच्चे को 80 रुपए महीने की पगार पर, और ध्यान रखिएगा ये 80 रुपए उस वक्त देश के बड़े से बड़े अफसर की पगार नहीं हुआ करती थी, मगर बिरला ने इस बच्चे की मेहनत, लगन और मेधा से प्रभावित हो इस बच्चे को 80 रुपए महीने की पगार पर अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। मगर इस बच्चे ने पूरी विनम्रता से घनश्याम दास बिरला के इस प्रस्ताव के समक्ष हाथ जोड़कर किनारा कर लिया। बिरला का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया इस बच्चे ने। जाहिर सी बात है, वजह जाननी होगी आपको कि ऐसी क्या वजह थी इस बच्चे के पास कि घनश्याम दास बिरला का प्रस्ताव ठुकरा रहा था ये बच्चा। तो वो वजह थी
13 बरस की उम्र में इस बच्चे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा संगठन के सहारे सामाजिक परिष्कार करने की वो राह, जिस राह को ही अब ये बच्चा अपनी मंजिल बना लेना चाहता था, और बस इसीलिए घनश्याम दास बिरला के साथ काम करने का प्रस्ताव ठुकराने का साहस कर रहा था ये बच्चा। आप यकीन करिए, घर परिवार यार रिश्तेदार सबने खूब समझाया इस बच्चे को कि जिस राह पर अपनी जिंदगी ढकेलने जा रहे हो वहां मुफलिसी और कंगाली के सिवा कुछ नसीब नहीं होगा। सर के ऊपर छत और खाने को 2 जून की रोटी का इंतजाम करना मुहाल हो जाएगा, और यहां घनश्याम दास बिरला के साथ काम करोगे तो ताज जिंदगी सुख समृद्धि और ऐश्वर्य के संसाधनों की कमी नहीं होगी तुम्हें। मगर इस लड़के ने उन तमाम भोग और ऐश्वर्य के साधनों को किनारे कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सांगठनिक भूमिकाओं में ही अपना जीवन आहूत करने का संकल्प लिए संघ की राह पर अपना कदम बढ़ाना ज़्यादा मुनासिब समझा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस वक्त ये लड़का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तर्जनी थामने के लिए सारे जमाने से भिड़ रहा था, सारी सुख सुविधाओं से किनारे कर रहा था, घनश्याम दास बिरला का प्रस्ताव ठुक रहा था, वो वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए कोई स्वर्णिम कालखंड नहीं था, बल्कि वो वक्त संघ की तारीख का सबसे मुश्किल वक्त था संघ के लिए। महात्मा गांधी की हत्या की साजिश के आरोपों के चलते देश भर में भीषण प्रतिबंध झेल रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस वक्त अपने अस्तित्व की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहा था। और ऐसे मुश्किल और गाढ़े वक्त में एक लड़का घनश्याम दास बिरला का प्रस्ताव ठुकरा के संघ में शामिल होना चाह रहा था। आप विरोधाभास समझ सकते हैं, इससे अधिक समर्पण की इंतहा दूसरी हो नहीं सकती है। ये बात आप समझे ना समझे, मगर तत्कालीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक माधवराव सदाशिवराव गुरुजी गोलवलकर को बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई थी। यही वजह थी कि जब संघ से प्रतिबंध हटा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी वैचारिक सियासी तंजीम भारतीय जनसंघ की स्थापना की, तब उस जनसंघ के प्रचार और प्रसार की जिम्मेदारी माधवराव सदाशिवराव गुरुजी गोलवलकर ने जिन अपने 5 सबसे विश्वस्त स्वयंसेवकों को सौंपी, उनमें अनूप सोहनी, बलराज मधोक, दीनदयाल उपाध्याय और सुंदर सिंह भंडारी के बाद 5वां नाम इसी लड़के का था, जिसे जिम्मेदारी दी गई थी भारतीय जनसंघ की स्थापना और उसके विस्तार के लिहाज से देश की सबसे मुश्किल और बंजर भूमि उत्तर प्रदेश की। जानता हूं, अगर थोड़े बहुत भी सियासी तौर से जागरूक होंगे तो जहन में सवाल खटका होगा कि मैंने क्यों कहा कि भारतीय जनसंघ की स्थापना और उसके विस्तार के लिहाज से सबसे मुश्किल भूमि उत्तर प्रदेश। वो इसलिए कहा क्योंकि अगर गौर करेंगे तो समझ आ जाएगा, वो आज का उत्तर प्रदेश नहीं था। वो उत्तर प्रदेश देश के सबसे ताकतवर सियासी किरदार पंडित जवाहरलाल नेहरू की कर्मभूमि, उनका गढ़ तो था ही। वो उत्तर प्रदेश था जिसे गोविंद वल्लभ पंत, कमलापत त्रिपाठी, श्रीपत मिश्रा, नारायण दत्त तिवारी जैसे दुर्दांश कांग्रेसी नेता कांग्रेस का सबसे मजबूत दुर्ग बना देते थे। और इतना ही नहीं, देश में कांग्रेस के बाद की दूसरी सबसे ताकतवर सियासी वैचारिकी, समाजवादी सियासी विचारधारा के 2 सबसे बड़े प्रणेता आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कर्मभूमि भी यही उत्तर प्रदेश था। और इतना ही नहीं, देश में समाजवादी विचारधारा के बाद की जो तीसरी सबसे ताकतवर सियासी वैचारिकी यानी वामपंथ था, उसकी अपनी सियासी तंजीम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तो स्थापना ही कानपुर में हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासी चौसर पर जनसंघ की गोटियां फिट करना उस वक्त 100 योजन का सागर लांघ संजीवनी बूटी को लंका लाने जैसा ही असंभव था। मगर अगर मंजिल हासिल करने के लिए हर हद से गुजर जाने का जज्बा जहन में जिंदा होना, तो 100 योजन का सागर लांघ एक रात के भीतर भीतर बूटी भी लंका आ सकती है। और जिस उत्तर प्रदेश के भीतर जनसंघ को जानना छोड़िए,
पहचानने वाला तलक कोई नहीं था। वही जनसंघ उसी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत, देश की सबसे ताकतवर सियासी तंजीम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर खुद सत्ता के भीतर बैठ सकता है, वो भी महज एक चुनाव के भीतर। महज एक चुनाव के भीतर। यकीन मानिए ये हिंदुस्तान की सियासी तारीख के सबसे बेहतर सियासी अभिनव प्रयोगों की एक श्रृंखला थी, जिस श्रृंखला के बूते अमित शाह के नाना ने यह कारनामा करके दिखाया था। मगर आज इसकी चर्चा नहीं हो। और महज इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कारों से ओतप्रोत पीढ़ियां तैयार करने के लिए इसी शख्स ने देश का पहला सरस्वती शिशु मंदिर गोरखपुर की पक्का तालाब वाले जमीन पर खोला। और इसके बाद अपने ही सामने उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग इलाकों में करीब 2500 सरस्वती शिशु मंदिर की चैन अकेले संचालित भी की। और महज इतना ही नहीं, अगर अब तलक अमित शाह के नाना के इन सियासी कारनामों को सुनते सुनते थकने लगे हों, तो 2 घड़ी के लिए अपनी सियासी जहन को जागृत कर लीजिएगा, क्योंकि शायद अब आपके सामने हिंदुस्तान की सियासत का वो सच आने जा रहा है जिस सच का ना आपको आज तलक इल्हाम रहा होगा, ना आपने कभी जिंदगी में तसव्वुर ही किया होगा। बरस 1975 की जेपी की क्रांति, जेपी के आंदोलन, इंदिरा के खिलाफ देश भर के नेताओं की घेरेबंदी, इन तमाम वाकयातों को आपने आज के पहले हजारों दफा सुना होगा। मगर क्या आप ये जानते हैं कि जेपी का वो आंदोलन कभी होता ही ना, जेपी इंदिरा के खिलाफ लड़ ही ना पाते अगर अमित शाह के नाना वहां मौजूद ना होते। अगर अमित शाह के नाना ने उस दिन जेपी की जिंदगी ना बचाई होती अपनी बलि चढ़ाकर, तो शायद जेपी कभी इंदिरा के खिलाफ मोर्चेबंदी कर ही ना पाते। जानता हूं जहन में हजारों सवालात बिजली की गति से कौंधने लगे होंगे कि अमित शाह के नाना का इमरजेंसी जेपी की क्रांति से क्या लेना देना। आइए सुनाता हूं आपको समूची दास्तान। यह वाकया बरस 1974 के नवंबर दिसंबर के उस कालखंड का है जब जेपी अपने साथियों के साथ बिहार के भीतर इंदिरा के खिलाफ आंदोलन को पूरी परवास दे चुके थे और अगला कार्यक्रम बिहार विधानसभा के घेराव का था। मगर बिहार विधानसभा के घेराव के पहले ही बिहार पुलिस एक खास योजना पर काम कर रही थी। यह योजना थी जेपी पर, वयोवृद्ध जेपी पर भीषण असहनीय लाठीचार्ज करने की। और इसी नाते जेपी के तमाम समर्थकों को बिहार विधानसभा घेराव के 4-5 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था या उन्हें बिहार के बाहर ले जाकर छोड़ दिया गया था। मगर जेपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था क्योंकि पुलिस चाहती थी कि जेपी उस दिन बिहार विधानसभा का घेराव करे, मगर बिना अपने किसी खास समर्थक के, महज आम जनता के साथ, ताकि अकेले जयप्रकाश नारायण पर लाठीचार्ज करना सरल हो जाए। और पुलिस का यह प्लान बिल्कुल हूबहू अक्षरशः जमीन पर उतरा भी। तयशुदा तारीख पर, तयशुदा वक्त पर जेपी अकेले आम जनता के साथ बिहार विधानसभा का घेराव करने पहुंचे और तय प्लान के मुताबिक पुलिसिया घेरे ने जेपी को जल्द ही घेर लिया। और मौका देखते ही बिहार पुलिस के एक सिपाही ने जेपी के सर को निशाना बनाते हुए अपनी लाठी पूरी ताकत से जेपी पर चलाई, मगर वो लाठी जेपी के बदन को छू भी ना पाई, क्योंकि पुलिस की उस लाठी और जेपी के बदन के बीच इसी शख्स ने, यानी अमित शाह के नाना ने, अपना बदन अड़ा दिया था। आप यकीन नहीं करेंगे, उस वक्त मारे गुस्से के पुलिस ने जेपी पर लाठियों की बरसात कर दी थी, मगर पुलिस की हर बर्बर बेत और जेपी के बदन के बीच बार बार यही एक शख्स अपना बदन अड़ाता रहा। हड्डियां चिटकती रहीं, कंधा तलक उखड़ गया। एक वक्त तो ऐसा आया कि पुलिस की लाठियों से जेपी को बचाने की खातिर यह शख्स जेपी को जमीन पर गिराकर जेपी के बदन के ऊपर पूरा लेट गया ताकि पुलिस की लाठी जेपी के बदन को छू ना पाए।
आप यकीन नहीं कर सकते हैं उस वक्त जेपी के समर्थकों के हौसले का, जो हौसला 7वें आसमान पर चढ़ रहा था जब वो अपने सामने अपने नेता को बचाने की खातिर अपने ही ऐसे एक कार्यकर्ता के ऐसे समर्पण को देख रहे थे। आप तसव्वुर कर सकते हैं आज ऐसे समर्पण की किसी भी नेता से, जो अपने नेता को पुलिस की लाठियों से बचाने की खातिर अपनी हड्डियां तलक तोड़वा ले। ये अमित शाह के नाना का योगदान था। वरना सोच कर देखिए, अगर उस दिन जेपी के साथ वो अनहोनी घट गई होती तो इतिहास कुछ और होता, मगर वो नहीं घटी, सिर्फ और सिर्फ अमित शाह के नाना के उस बलिदान के चलते। अब जानता हूं जहन में सवाल कौंध रहे होंगे कि अगर इतने अभूतपूर्व सियासी कारनामे करके दिखलाए थे अमित शाह के नाना ने, जो वाकई अमित शाह से भी बड़े जान पड़ते हैं, तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी क्यों अमित शाह के नाना को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते थे? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी और अमित शाह के नाना की कहानी? क्यों वाजपेयी, जो अजात शत्रु कहे जाते हैं, वो अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे अमित शाह के नाना को? और ये शत्रुता निभाने की खातिर वाजपेयी ने जो किया था वो तो आपके होश उड़ा देगा, और शायद अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत पर एक सवालिया निशान भी लगा सकता है। अब क्या किया था और क्यों वाजपेयी अमित शाह के नाना को अपना दुश्मन नंबर 1 समझते थे? आइए अब उस ओर आगे बढ़ते हैं, मगर उससे पहले हाथ जोड़कर आपसे एक विनती करनी थी। 2 घड़ी शांतिपूर्वक हमारी बात सुन लीजिए बस। वो क्या है कि घड़ी बार बार अलार्म दे रही है कि अब ये सत्र इससे लंबा और नहीं किया जा सकता है, और अटल बिहारी वाजपेयी और अमित शाह के नाना की दुश्मनी की समूची दास्तान अगर आपको ढंग से समझानी है तो उसमें एक अच्छा खासा वक्त जाएगा। इसीलिए हमने विशेष रूप से आपके लिए, केवल और केवल आपके लिए, अटल बिहारी वाजपेयी और अमित शाह के नाना की दुश्मनी की समूची दास्तान पर एक सत्र बनाया है, जिस सत्र का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां जाएं, उस लिंक पर क्लिक करें, आपको विस्तार पूर्वक अमित शाह के नाना और अटल बिहारी वाजपेयी की दुश्मनी की मुकम्मल दास्तान वहां मिल जाएगी कि वो दुश्मनी क्यों हुई, कैसे हुई, और उस दुश्मनी के क्या अंजाम भुगतने पड़े भारतीय जनसंघ को भी, और अमित शाह के नाना और अटल बिहारी वाजपेयी को भी। और हाँ, इससे भी बड़ी बात यह कि अमित शाह के जिस नाना की दास्तान हमने आपको समझाई है, उनका नाम क्या है, यह भी आपको उस सत्र के भीतर मालूम चलेगा। हाथ जोड़ के विनती है, व्यू मोर पे क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां जाएं और अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख की दुश्मनी की समूची दास्तान जरूर सुनें।